30 प्रश्नों के बारे में बात कर ली जाए तो ये सारे 30 प्रश्न हैं। और पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं जो है कभी कभी हम ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, तो नहीं को याद करते हुए ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है, जो सही नहीं है वो सही चूज करना है हमको। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की अवधि आप बताएं कब से कब तक निर्धारित की गई है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मत दिए हैं, लेकिन आप एक जो जनरल हमेशा हम यूज करते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि आप बताइए। ठीक है, तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ये सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना नहीं, अभी आप उत्तर बाल्यावस्था में हैं जहां आपकी उम्र आप बताएंगे। ठीक है, बच्चे की उम्र क्या है, कम है, और वहां पे हमें स्त्रियों और पुरुषों की जो सामाजिक भूमिकाएं हैं इनके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। विकास अंतःक्रिया का फल है, ये बात सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं पूछा है, तो जो नेगेटिव क्वेश्चन होगा वो सही होगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है, इसलिए ये नहीं है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। देखिए सबसे गलत जो है, सबसे नेगेटिव जो है वो ये है चौथा ऑप्शन, विकास विशिष्ट से सामान्य की नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, साधारण से पहला अच्छा दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तरकड़ा आधारित होती है। नैतिक तरकड़ा यानी कि जो है कि कोहलबर्ग साहब के हिसाब से, आपने अगर उनकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से नैतिक तरकड़ा आपने समझा होगा, जहाँ पे आप नैतिकता को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हमें बड़ों के सामने रहना है, किस तरह से समाज में घुलना मिलना है, रहना सीखना है, ये सारी चीजें। ऑप्शन देखते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। देखिए ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो वो काम सही है, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाइक की, जैसे लड़कियों को भी अब बाइक चलाना पसंद है, क्योंकि अब ये जेंडर बयास की बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, पैडागोगी पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ भी भिन्नता नहीं है कार्यों में। तो बाइक लेनी है, तो बाइक लेनी है अगर आपको, तो आपको तो आवश्यकता है बाइक, लेकिन सिचुएशन घर की ऐसी है कि हम अभी बाइक नहीं ले सकते हैं। तो अगर आवश्यकता क्या वो पूर्ति कर लेते हैं आप किसी भी तरह, माँ बाप से झगड़ा करके या जैसे भी मना जुना के, जैसे भी आप समझ ले करके आप आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं, बाइक को ले लेते हैं, तो क्या वो आपके लिए सही है? नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही नहीं। नियमों का पालन करने में कुछ लाभ मिलना चाहिए। देखिए हमेशा लाभ मिले ये तो सही नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है न, तो क्या इसके लिए हम नियम पालन नहीं करेंगे? ये ऑप्शन भी गलत है। सही कार्य वह है जो उसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए, अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सही कार्य को कर रहा है वो व्यक्ति सही है और वो उसे अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए नैतिक तरकड़ा की बात कर ली जाए तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई पर निर्धारित होते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, यानी कि हमने अच्छा काम किया कि हमारे बड़े चाचा आ रहे हैं, हमने उनका पैर छुआ, ठीक है, लेकिन क्या पता उनका मूड बढ़िया ना हो, उन्होंने आशीर्वाद न दिया। ठीक है, तो नैतिक तरकड़ा ये अच्छाई या बुराई पर निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, इसमें तो 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन गायब हो गया है। फिलहाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार का आना। तो देखिए ये तो स्वाभाविक क्रिया है, इसके लिए आपको लार लाने के लिए सीखना थोड़ी पड़ता है कि नहीं? तो ये होगा नहीं।
चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। देखिए 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बहुत ही छोटी ये अवस्था है। इसमें बच्चा अगर चढ़ना, भागना और फेंकना ये सारी चीज़ें सीख ले रहा है तो बच्चे ने उसको अधिगम किया है, कहीं ना कहीं से बच्चे ने उसको क्या किया है, सीखा है। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका जो है भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि बच्चा इतने वर्ष में होता है, 3 माह में होता है तो बच्चा जो है अपने माँ को पहचानने लगता है। 12 वर्ष का होता है या 9 वर्ष का होता है, 9 से 11 माह का होता है तो बच्चा चलने लगता है, यानी कि अपने हाथ पैर फेंकने लगता है, बढ़ाने लगता है, चलने की कोशिश करने लगता है, या कुछ बच्चे चलने लगते हैं। तो ये निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभव क्षमता का विकास करना है, ये भी सही है ऑप्शन। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। देखिए विकास के हर एक पहलू में जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी भी। अगर आप ध्यान से अगर एक बच्चे का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पाला पोसा जा रहा है, उसको ध्यान से अगर नहीं हम सही समय पे उसकी देखभाल न करें चीज़ों को, तो उसमें खतरे हैं। तो ये खतरे नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटक। देखिए परिवार तो सही है और उसके बाद खेल भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे पर्यटक आ गया, पर्यटन आ गया, यहाँ पे टेलीविजन। देखिए पर्यटन सही है, भ्रमण करना जिसे आप कहते हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने के लिए पर्यटन नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अधिगम के साथ विकास भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, यहाँ से बच्चा बहुत बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, सीख भी पाएगा और बच्चे का विकास भी बढ़िया होगा। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। एक बार सोचिए वीडियो पॉज करके और देखिए कि आप इसका सही आंसर क्या लगाते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्रिएटिविटी, रचनात्मक तरीके से जो चीज़ें आप कर पाते हैं वो बेहतर है, वो सही है। संज्ञानात्मक विकास वो है एक प्रकार का। ठीक है, तो बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास में नहीं आता, ये तो पूरी डेवलपमेंट थियरी में आ जाता है। शारीरिक कौशल का विकास ये भी नहीं, व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास कि आपने कितना सीखा है, कि आप कितने योग्य हो चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ ये होता है कि आप में कितनी नैतिकता आ गई है, सामाजिकता आ गई है, ये सारी चीजें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार का करना यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। देखिए हम काम कर रहे हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं तो वो गतिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, गति यानी चलना फिरना, काम करना, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन और उपयुक्त सभी। तो देखिए 9वां का क्वेश्चन सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के लिए ही मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया गया था, खेल विधि और किंडरगार्टन का विधि का यूज किया गया था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है और किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए ये सारे सिद्धांत सही हैं। एक जो सिद्धांत नहीं किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, नहीं दिया गया है, तो जो सही है। अनुबंधन का सिद्धांत आप समझ रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत कि बच्चा जो है, स्किनर साहब कहते हैं कि देख देख के बच्चा सीखता है नकल करके, हाँ, तो ये सारे सिद्धांत है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल है, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो देखिए आप समझ गए होंगे किसका सही सबसे आंसर है खेल, क्योंकि बच्चा 1 to 5 हम क्या है 1 to 5 तक के क्लास के बच्चों को हम ये जो है CDP वाला पोर्शन है
तो प्राइमरी लेवल का है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा 1 to 5 में। बच्चे छोटे होंगे तो वो खेल विधि से ही तो अच्छा विकास कर सकते हैं, और बाल साहित्य, उन्हें संचार, दिनचर्या उनकी कैसी हो, मतलब टाइम टेबल बनाना, ये वो जो हम लोग करते हैं, तो ये बचपन में जरूरी नहीं है, खेल विधि सही है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। कौन सा? संवेदनशील समय, संवेदनीय सबसे समय जो है वो आप जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था। प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, प्रारंभिक बचपन का जो शुरुआती, वो सबसे संवेदनशील होता है, वहां पे आपको ज्यादा खतरे होते हैं, बचाव की ज्यादा जरूरत होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के डेवलपमेंट के हिसाब से विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो देखिए, वाइगोत्स्की साहब हमेशा ये कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो बढ़िया हैं, वो मतलब उनकी थ्योरी को आप अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सामाजिक संस्कृति की बात हो गई है तो वो ऑप्शन सही होगा। बात यह है कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो ऑप्शन। एकल आयामी विकास नहीं है, विकास पृथक नहीं है, क्योंकि विकास और आपके जो संज्ञानात्मक विकास है या शारीरिक विकास है, ये सारी जो है उसी में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में ही। तो 13 का जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। समाज में रहकर बच्चा और भी बहुत कुछ सीख पाता है। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसको फटाक से देख लेते हैं। जन्म से 2 वर्ष शैशव अवस्था है। शैशव काल की सबसे कम अवस्था जो है वो हरलॉक जी ने मानी है। इन्होंने शैशव अवस्था को मात्र 14 दिन का माना है, यानी कि 2 हफ्तों का माना है। ठीक है, 2 वीक का। आगे देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सामान्य से विशिष्ट, पहले छोटी चीजें सिखाई जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब आप ही है एक ही बार पूरा सिलेबस लेके लिख ले, फिर पढ़ने बैठे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप वही टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो वो चीजें आसानी से आपको याद होती रहेंगी। यही बात हो जाती है विकास के बारे में। मध्य बाल्यावस्था में विकास डेवलपमेंट की बात हो रही है। मध्य बाल्यावस्था में बालक डैश के बजाय डैश अधिक है। अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिक, और परिपक्व और अपरिपक्व। देखिए, मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है तो इसमें बच्चा जो है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, यानी कि उसकी गुड़िया अगर है बच्चे की तो वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर उसके हाथ से गुड़िया किसी ने छीन लिया, कोई उसका जो बहुत प्रिय खिलौना है छीन लिया गया, तो बच्चा वो बवाल कर देगा, यानी कि दिक्कत है बच्चे को। तो बच्चे अहम केंद्रित ज्यादा होते हैं बाल्यावस्था में, न कि सामाजिकृत होते हैं। आगे देखते हैं। आपको चोट लगती है, आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है, ये उनसे मतलब नहीं होता, वो उनको जो पसंद है वो करते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपको पता है कि सामाजिक विकास वास्तव में जो शुरू होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत नैतिक सामाजिक चीजों को समझना शुरू कर देता है। बच्चे को लगता है कि हाँ, ये चीज अगर मुझे बुरी लग सकती है या खराब लग सकती है तो किसी और को भी अगर ये बात बोली जाए तो ये खराब लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उत्तर बाल्यावस्था में लगभग समझ में आती हैं बच्चों को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, ये बात सही है, इसलिए गलत है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में है। विकास संख्यानात्मक है और वृद्धि गुणात्मक है। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विकास क्या है? संख्यात्मक नहीं है। मतलब ये जो है सही नहीं है, वो यही है कि विकास संख्यानात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। ये जितना आप सीखेंगे, करेंगे, अधिगम करेंगे, अर्जन करेंगे, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसे संख्या में आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। बाल विकास को, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि आपने कितना व्यवहार उनसे, अगर 1 घंटे कोई नया व्यक्ति है, किसी नए स्कूल में आप टीचिंग कराने गए, वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे और वहाँ पे हमने 6 लोगों के 7 लोगों के साथ बैठ के बात करी पहले दिन, तो हम अगले दिन जरूर ये समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति बढ़िया है, किस व्यक्ति ने कौन सी बात पे ज़्यादा जोर दिया, या वो व्यक्ति का नेचर कैसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें।
बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन, जो कि गलत है। खेल का मैदान, जो कि सबसे सही है। ठीक है, यौन परिपक्वता बाल विकास में नहीं आती, यानी कि किशोरावस्था की बात होती, वयस्कावस्था की बात होती तो वहां तक बात होती, लेकिन खेल का मैदान है तो सबसे सही आंसर प्रमुख घटक यही हो जाएगा, अधिक प्रेरित करने वाला। सर्वोत्तम, क्योंकि खेल के मैदान में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, खेलते हैं, बच्चा वहाँ पे बहुत कुछ सीख के आता है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए सामान्य, असामान्य, आदर्शवादी, सुखद। प्रारंभिक अनुभव जो हो वो सुखद हो, यानी कि विकास जो आप, या अपने मन की ही बात आप जान ले कि अगर आप किसी बहुत ही अपसेट फील कर रहे हैं, नहीं ठीक लग रहा है आपको, तो वहाँ पे आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? वो व्यक्ति जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, अच्छी बातें बताए, आपको थोड़ा हेल्प करे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी, तो वो सुखद अनुभव विकास में होना चाहिए, सर्वोत्तम विकास। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण? सूक्ष्म गति जिसमें कम मांसपेशियों का यूज हो, हाथ पैर चलाना हो। स्थूल गौतक जिसमें स्थूल गति कौशल वो होता है जिसमें ज्यादा मांसपेशियां काम करती हैं। चढ़ना, ठीक है, चढ़ना नहीं, चढ़ना, लुढ़कना, दौड़ना और लिखना। तो देखिए, लिखने में सिर्फ उंगलियां ही काम में आ रही हैं और आपकी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो सूक्ष्म गति कौशल हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रीयता, अभिरुचि, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। देखिए, 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चे में अहम केंद्रितता खत्म हो जाती है, बच्चा खुद तक सीमित नहीं रहता, बच्चा अब समाज के बारे में सोचने लगता है, अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगता है, ठीक है, लोगों के व्यवहार के बारे में सोचने लगता है। तो ये किशोरावस्था में अहम केंद्रितता नहीं होती, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में रहती है, ये उत्तर बाल्यावस्था तक। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ठीक है, हाँ, मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़के शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो देखिए, शारीरिक विकास की बात करी गई है, वो भी लड़के और लड़कियों की। देखिए, जब आप भी क्वेश्चन हल करिए तो बहुत ध्यान से करिए, ठीक है, ताकि आप अगर क्वेश्चन समझ लेंगे तो ऑप्शन आसान हो जाएगा, अगर ऑप्शन कठिन है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कठिन है तो ऑप्शन को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम के टाइम में यही बेहतर होगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि लड़के शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं लड़कियों से। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। 24 है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं किशोरावस्था में, ये बात सही है, इसलिए गलत है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। ठीक है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। हम जितना कोशिश करना चाहते हैं कुछ नहीं सीखने की, उतना हम कोशिश करते हैं। सही नहीं है जो ये कि आत्मचेतना कम हो जाती है, कम नहीं होती बल्कि आत्मचेतना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तूफान, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। ठीक है, और किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बल तो नहीं होना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा तो निगेटिव सही होगा। विकास एक क्रम का पालन करते हैं, हाँ, एक क्रम होता है, यानी कि पहले आप 1 महीने के होंगे, फिर 5 महीने के होंगे, फिर 6 महीने के होंगे, इसके बाद धीरे धीरे एक वर्ष के होंगे, फिर 2 वर्ष के होंगे, ये क्रम है। ठीक है, ये क्रम है। और आपके शरीर की बढ़ने की लंबाई चौड़ाई बढ़ने का भी एक क्रम होता है, ऐसा थोड़ी पहले हाथ बढ़ जाएगा फिर पैर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक क्रम है। जैसे एक क्रम ये है कि पहले शरीर में बच्चे का सर बहुत भारी होता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ डेवलप हो गया होता है। तो शरीर को बैलेंस करने के लिए जो शरीर के जो मस्तिष्क होता है वो कुछ समय के बाद वृद्धि करना उसमें कम हो जाता है, रुकता तो नहीं है लेकिन कम हो जाता है, ताकि जब पूरी बॉडी का पूरी तरह से विकास हो जाए तो साथ में विकास चले सर और हाथ पैर सबका, ताकि बच्चा बैलेंस कर पाए। तो ये बात सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सही है। विकास, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया, ये भी सही है। नहीं जो है वो ये कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं।
सभी विकास अधिगम एक समान गति से नहीं, जरूरी नहीं है कि विकास आप दो विकास के हिसाब से यानी डेवलपमेंट के हिसाब से तो ये है कि 2 वर्ष के बच्चे को लगभग जो है ढंग कुछ अपनी बात को रखने और चीज़ों को सीखने अधिगम करने आ जाए, लेकिन ये अधिगम बच्चा करने में बेहतर होगा या नहीं वो बच्चे की रुचि और अनुभव पर जो है निर्भर करता है, और उसके सामाजिक व्यवहार पर, पर्यावरण जिसमें वो आसपास में रहता है उस पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ठीक है, मतलब विकास किशोरावस्था तक तो आप बढ़ते हैं, उसके बाद आप फिर छोटे होने लगते हैं। ठीक है, सबसे यही वाला क्वेश्चन सबसे वो है, नेगेटिव है। ऐसा थोड़ी है कि आप किशोरावस्था से आगे बढ़ते नहीं, वृद्धावस्था नहीं आती, वयस्कावस्था के बाद वृद्धावस्था नहीं आती, आती है। ऐसा थोड़ी कि किशोरावस्था होने के बाद आप फिर बाल्यावस्था या शिशुअवस्था में आ जाते हैं। ये सबसे नेगेटिव है। आगे देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत तथा वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया, ये सबसे सही है। यहाँ पे गलत पूछा है इसलिए ये सही नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है, इसलिए गलत है। देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास को कुछ हद तक आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन यही होगा ये प्रमाण आप नहीं दे सकते। आगे देखिए, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वह 14 महीने के नहीं थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 में, पड़ोसी के लड़के से क्या मतलब है? ठीक है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयावधि के अंदर है। बिल्कुल यही चौथा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो जानती है कि अभी बच्चा क्या है, 12 महीने का है, अभी भी उसके पास कुछ महीने हैं जिसमें बच्चा चल सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा माह का हो जाए, ईयर का हो जाए, तो बच्चे में दिक्कत हो सकती है। तो अभी वो चिंतित इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, अंतःस्रावी और पीयूष ग्रंथि। 29 का सही आंसर आप जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्रमुख है जिसको अधिकारी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया था क्या? ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा इन 30 प्रश्नों में से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव। पाते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम के टाइम में, कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि अगर 1 to 5 के बारे में बात करी जाए तो क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐसे आते हैं जो आप समझ सकते हैं कम समय में भी, लेकिन 6 to 8 की बात अगर की जाए सॉरी, तो वहाँ पे जो प्रश्न आते हैं लेंदी आ जाया करते हैं और कुछ पढ़ने में और उसके बाद उसको समझने में भी टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी आप करना चाहते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बात करते हैं, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये सुझाव दे रहा है कि जो व्यक्ति में जो विभिन्न अंग हैं, कई प्रकार के अंग हैं, वो अलग अलग दरों में विकसित होते हैं, अलग अलग समय सीमा या अवधि उनके लिए निर्धारित है। तो विकास एक आयामी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। विकास एक दिशीय होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो देखिए, विकास एक आयामी नहीं है, एक ही नियम नहीं है सबके लिए कि एक साथ सारे शरीर के जो है हमारे वो विकसित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम में सर उनका बहुत भारी होता है और सबसे वजन वही होता है। तो कुछ समय के लिए सर का जो है विकास रुक जाता है, उसके बाद शरीर जब बैलेंस्ड हो जाती है तो एक साथ विकास शुरू हो जाता है। एक दिशीय नहीं है, असतत नहीं, बल्कि अगर सतत होता तो ये सही होता। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पहले का डी ऑप्शन। चौथा वाला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। एग्जाम के टाइम में विशेष ध्यान दें कि प्रश्न पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव जो प्रश्न होगा वही ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव है जिसको हम सही अभी मान के चलते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। वो जिस माहौल में रहते हैं उसी प्रकार की चीज़ों को सोचने में, कल्पना करने में वो भूमिका रखते हैं। यानी कि जिस समाज में रहते हैं उसी प्रकार से वो अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो प्रभावित होती है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं रहा। बच्चों का विकास केवल वनली अगर देखा जाए, केवल अगर जहाँ भी आ जाता है, जिस भी ऑप्शन में केवल आ जाता है, वो ऑप्शन गलत ही माना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। माना जाता है क्यों? क्योंकि सिर्फ आनुवंशिकता पर ही निर्भर नहीं होता। बच्चों का विकास जो है वो पर्यावरण पर भी निर्भर होता है। ठीक है, तो ये गलत रहा। तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन पहला था, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो देखिए, कह रहा है आनुवांशिक विन्यास, पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, यानी कि जो लक्षण आपके माता पिता में के आप में पूरी तरह से परिपक्व हो गए हों, विकसित हो गए हों, जो ये निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, ये आनुवांशिक विन्यास। तो ये क्या कहलाएगा? अनुकूलन नहीं। अनुकूलन तो वो होगा, आप किसी भी पर्यावरण, किसी भी समाज में जाते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं या उसकी तरह हो जाते हैं, उस नियम की तरह ढल जाते हैं, उस व्यवहार की तरह ढल जाते हैं, तो वो अनुकूलन होता है। अधिगम आप जानते हैं कि सीखना होता है, जो कि आनुवंशिक विन्यास से मतलब नहीं है। समाजीकरण, समाजीकरण वही हो जाएगा। अनुकूलन, जहाँ जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज से जो सीखते हैं वो समाजीकरण हो जाता है, या किस प्रकार से आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, किस प्रकार से समाज को आप देख रहे हैं, ये समाजीकरण हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है परिपक्वता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, आनुवांशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ये है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। ये ऐसा फेवरेट प्रश्न है सीटेट का, जो कि हमेशा आता है, बस लैंग्वेज चेंज करके थोड़ा बहुत। परिवार और विद्यालय, मीडिया परिवार, विद्यालय मीडिया, मीडिया पास पड़ोस। तो आप जानते हैं ये बहुत ही आसान प्रश्न रहा कि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक इसलिए क्योंकि परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है, जो भी सीखता है टूटी फूटी भाषा या जो भी व्यवहार वो सीखता है वो अपने परिवार में रहकर ही सीखता है, तो वो प्राथमिक। और उसके बाद जो अच्छा डेवलपमेंट होता है वो द्वितीय कारक यानी कि विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आने वाले एग्ज़ाम, जो पीछे आपने एग्ज़ाम्स देखे हैं उसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग और स्किनर साहब, ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहे। इन लोगों से प्रश्न अच्छे खासे बने हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? यानी कि जो 7 या 8 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपने निर्णय लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने 3 स्तर दिए हैं और तीनों के 2-2 चरण हैं, यानी कि 6। तो 3 चरण हैं, 2-2 स्तर हैं, यानी कि 6 स्तर हैं। तो इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूरी डिटेल में बातें होंगी जब डिटेल में क्वेश्चंस होंगे, या अगर आपने नोट बना रखे हैं तो आपको पता होगा। समझते हैं फिलहाल क्या बात है। ये 7-8 के वर्ष के बच्चे निर्णय कैसे लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार से। तो इनकी थियरी है और वो कहते हैं कि 7 से 8 वर्ष का बच्चा निर्णय तब लेता है डर की वजह से। क्या? दंड और आज्ञा पालन की वजह से। क्योंकि कहा जाता है कि अगर चाचा जी आ रहे हैं तो पिताजी के द्वारा कहा जाता है कि चाचा जी आ रहे हैं तो उनके पैर छूने हैं।
आज्ञा पालन बच्चा करता है या डर की वजह से बच्चा कि हाँ अगर नहीं पैर छुआ जाएगा तो पिताजी डांट लगाएंगे, ये सारी बातें हो जाती हैं। आगे देखते हैं जीन पियाजे से, ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे इनकी थ्योरी से बनती हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? क्रमबद्धता यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो क्रम में होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि देखते हैं पहले ऑप्शन, उसके बारे में जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। फिलहाल वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो देखिए पियाजे साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि आयाम यानी कि लंबाई पर आधारित क्रम देना। इनके बारे में क्रमबद्धता का मतलब है लंबाई के आधार पर क्या करना, क्रम देना वस्तुओं के किसी भी एक आयाम में, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति का व्यवहार हुआ या किसी भी क्षेत्र में। तो जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। क्रमबद्धता का मतलब किसी भी वस्तु के एक आयाम की लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है, इसके बारे में जीन पियाजे साहब बात करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 वर्षीय नसीम को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गले को यदि दबाकर, ठीक है ना, कुछ मिस प्रिंटिंग है, को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें, यानी कि चिकनी मिट्टी को अगर हम दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ठीक है बच्चा, क्या तर्क लगा रहा है कि मिट्टी है, अगर मैं उससे एक सांप बना देता हूँ तो मिट्टी क्या है, बड़ी हो जा रही है, यानी कि ज़्यादा हो जा रही है। तो इसमें जीववाद है। जीववाद तब होता जब ये होता कि गुड़िया अगर हाथ से बच्चे की गिर जा रही है तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको शांत करा रहा है कि गुड़िया को चोट लग गई, उसको दवा पिलाना है, या भूख लगी उसको खाना खिलाना है, तो ये जीववाद होता है। केंद्रीयता, हाँ बच्चे ने एक ही केंद्र देखा, मतलब एक ही जगह अपना माइंड जो है स्थिर किया हुआ है कि मिट्टी के आकार पर, ठीक है। अगर मिट्टी का आकार बढ़ रहा है तो मिट्टी ज़्यादा हो रही है, और अगर कम हो रहा है तो मिट्टी कम हो रही है। बच्चे ने क्या किया है, इस पर केंद्रीयता की है। जीववाद नहीं है, परिकल्पित निगमनात्मक नहीं है, संक्रामक परिणाम निकालना ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे ने अपने माइंड को एक ही जगह पे केंद्रित कर रखा है कि वो उसके आकार पर, मिट्टी के आकार पर। आगे देखते हैं लेव वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना। तो देखिए जहाँ भी आती है बात यानी कि वाइगोत्स्की जी की, वहाँ हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के हिसाब से अगर सोचकर हम चीज़ों को या क्वेश्चंस को हल करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चंस सही होते हैं। देखिए व्यवहारवाद की बात ये नहीं करते, मनोविश्लेषणवाद की और सार्वभौमिकता की बात ये नहीं करते, ये सामाजिक संरचना की बात करती हैं। ये कहते हैं कि बच्चा अगर समाज में रह रहा है और कुछ सीख रहा है, यही पहाड़ के बारे में बात करते हैं स्कैट फोल्डिंग। वो कहते हैं कि बच्चा अपने क्षेत्र में है और यहाँ तक वो अच्छे से पहुँच पा रहा है, यहाँ पहुँचने के लिए अगर किसी वयस्क की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि वयस्क की अगर किसी बड़े व्यक्ति की हेल्प मिल जाए तो बच्चा अपने यहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो चीज़ें वाइगोत्स्की जी कहते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में भी ये बात करते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद के जनक कौन है और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? देखिए एक जीन पियाजे साहब हैं, एक लेव वाइगोत्स्की जी, दोनों लोग कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं ठीक है, लेकिन दोनों ने वाइगोत्स्की जी ने और पियाजे जी ने दोनों ने अलग अलग बातें रखी हैं अपने थ्योरीज के हिसाब से। निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीय बात। देखिए ये बात तो सही है कि वाइगोत्स्की जी पाठ के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसके हिसाब से नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। उन्होंने कहा है बच्चा जो अपने आप से बात करता है वो उसका निजी यानी कि प्राइवेट स्पीच है। क्या है? प्राइवेट स्पीच है। वो अपने जो है समझ को विकसित कर रहा है, अपने निर्णय को ले रहा है अपने आप से बात करके। तो जो बच्चा स्वयं से संवाद कर रहा है यानी खुद से जो बात कर रहा है उसको निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, और स्व केंद्रीयवाद उसको पियाजे साहब ने कहा है। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता
आधारित अस्थायी अलगाव, यानी कि दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि बच्चा जितना तेज है उसको उस क्लास में रखा जाए। यानी कि अगर एक क्लास में आप 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन 20 बच्चों में से 5 अगर अच्छे हैं पढ़ने में तो उन 5 को उन 15 से अलग कर दिया जाए, तो ये सही नहीं है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें आप सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। देखिए, पुरस्कार और दंड का प्रयोग प्रगतिशील कक्षा में नहीं होता है। हाँ, अगर ये बात आ जाती स्किनर और वाइगोत्स्की, स्किनर और अदर कोई मनोवैज्ञानिक की, तो ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। प्रगतिशील कक्षा के हिसाब से सहयोगितापूर्ण अधिगम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्यों? क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में कहा जाता है कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, जैसे सहयोग करके। क्योंकि बच्चों को ग्रुप जो है स्टडी करवाना या ग्रुप में चीज़ों को खेल खेल में बताना, ये चीज़ें सही होती हैं, तो सहयोगितापूर्ण अधिगम सही हो जाएगा। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यानी कि कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है जब आपसे बात कर रहा है तो वो ये समझ जा रहा है कि आपकी इच्छाएं और आपकी नीयत कैसी है, वो ये बच्चा समझ जा रहा है, तो ये किस बुद्धि के स्वरूप को दर्शाता है? स्थानीय संबंध बुद्धि। स्थानीय संबंध बुद्धि उन लोगों में होती है जो कार्टून्स बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं। उनको पता होता है एग्जैक्ट कि आँख की जगह आँख ही बनाना है और नाक की जगह नाक बनानी है। मैप में कहाँ से कहाँ तक हमें भारत का मैप खींचना है और अन्य देशों या महाद्वीपों का खींचना है, तो ये तो नहीं होगा उस बच्चे में। अंतरावैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो उसमें हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखिए, अंतरावैयक्तिक बुद्धि वो होगी जब बच्चा खुद दूसरों की भावनाओं को समझ ले। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? दूसरों की भावनाओं को समझ रहा है, तो अंतरावैयक्तिक हो जाएगी। अंतःवैयक्तिक तब होगी जब बच्चा खुद अपनी बात को दूसरों को बेहतरीन तरीके से समझा सके। यानी कि जैसे एक कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो इस प्रकार से आपसे बात करेगा कि आप उस व्यक्ति के कपड़ों को पसंद करना, मतलब मजबूरी है आपकी। वो इस प्रकार से उन चीज़ों को डिटेल में समझाएंगे ही कि आप मान जाएंगे कि हाँ ये बेहतर है और मैं इसको ले लूँगा या ले लूँगी। तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि जो होती है वो उसमें हो जाएगी। अंतरा वैयक्तिक इसमें हो जाएगी कि बच्चा जो है दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पा रहा है, और जैसे नियत इच्छाओं को, तो ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि उनमें होती है जो प्रकृति के हिसाब से पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं और भी चीज़ों के बारे में। तो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। नहीं, बाधक नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, कथन प्रस्तावित है, बाधक तो नहीं कहा गया है। मातृभाषा हमेशा आपकी मदद करेगी किसी भी नए चीज़ को सीखने में या किसी भी प्रौद्योगिकी की उन्नति में। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है, इसमें इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं कहती है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये बात कही गई है कि अगर एक बच्चा कई भाषाओं को जानता है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं को भी जानता है, तो वो उसके लिए बहुत लाभदायक है, ये बात कही गई है। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। जेंडर भूमिकाएं हैं। देखिए, जेंडर ब्यास की बात हो रही है, ये क्या है? अधिग्रहित व्यवहार है, यानी कि हम व्यवहार, ये जो जेंडर भूमिकाएं जो हैं, इसके बारे में हम परिवार में, समाज में रहकर सीखते हैं, या हमें जन्मजात ये व्यवहार है? क्या हमें जन्म से ये बताया जाता है कि हाँ ये लड़की है और तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम रो मत, ये ना करो, वो ना करो? ये सारी चीज़ें जन्मजात व्यवहार नहीं है। जैविक संरचनाएं भी नहीं है, ये अनुवांशिकता पर निर्धारित है भी नहीं। ठीक है, जेंडर भूमिकाएं ये है। जेंडर भूमिकाएं का मतलब समझ रहे हैं? जो काम दिए गए हैं, जो काम बांटे गए हैं, वो भूमिकाएं, कि लड़कियां खाना बनाती हैं और बच्चे सब्जी लेने जाते हैं, लड़के खेत का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये अधिग्रहित व्यवहार है, इसको हमने समाज में ही रह के सीखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी कि जो सतत, लगातार और समग्र यानी कि पूरा मूल्यांकन जो होता है,
ठीक है, एक वर्ष में का प्राथमिक पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए एक दूसरे की तुलना करना नहीं, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ें दूसरे ऑप्शन को तो ये पॉजिटिव है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण यानी बांटना नहीं, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, कहा जा रहा है इसमें छात्रों की समझ को आंकना कि अगर बच्चे में 3 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में बेहतर कर पा रहा है, उसी में उसको आगे ले जाना और शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुसार ही क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? यानी कि मूल्यांकन पद्धति, जब आप एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जब आप मूल्यांकन करते हैं या कक्षा में बैठकर भी आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि कौन बच्चा कैसा है, किस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, किस बच्चे का IQ लेवल थोड़ा कम है, उस पर ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप किन बातों पर ध्यान देंगे ज़्यादा? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? ठीक है, अब मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये तो आप सोचेंगे नहीं कि मूल्यांकन कर रहे हैं। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखिए, जो बच्चे बढ़िया हैं उनको पता लगाने का तरीका ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि वो और अच्छा सीख पाए। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? तो यहाँ पे बच्चों को मूल्यांकन के बारे में सोचना है तो टीचर अपने शिक्षा शास्त्र के बारे में क्यों सोचेंगी? ये सही नहीं है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद? देखिए, उच्चतम अंक के लिए आप नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, ये बात है कि 15 वाला जो क्वेश्चन है ये जो है विवादित प्रश्न रहा है और इसमें आयोग ने जो है समान अंक दिए हैं सबको, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसी वजह से ये जो है ऑप्शन, इसमें एक आध ऑप्शन सही होते लेकिन इसमें जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन बनाए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा नहीं, इसीलिए शायद कि ये जो विवादित प्रश्न रहा। तो बिल्कुल इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि चारों ऑप्शंस उतने बढ़िया नहीं हैं जितने बढ़िया होने चाहिए क्वेश्चंस के हिसाब से। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। देखिए, समावेशी शिक्षा कभी ये नहीं कहेगा कि कमजोर वर्ग के बच्चे जो हैं उनको सरकारी विद्यालय में रखा जाए, उनको प्राइवेट या किसी अन्य पैटर्न से पढ़ने की सुविधा नहीं है, ये केवल आ गया तो ये गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, क्यों? अगर वो अपने पर्यावरण में रह के अपने प्राथमिक विद्यालय में सीखना चाहते तो क्या उन्हें हम नहीं सिखा सकते? ये केवल ये चीज़ें हैं वो निगेटिव पॉइंट ले जाती हैं। तो यहाँ पे एकदम पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है तो निगेटिव प्रश्न नहीं हम चूज करेंगे। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये बात गलत है। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा की बात होती है, बहुभाषिकता की बात होती है, एक से अधिक भाषाओं को सीखने की योग्यता की बात होती है समावेशी शिक्षा में, तो ये गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये जो सही है बिल्कुल कि उनके बैकग्राउंड को, उनके निजी संवादों को न देखते हुए उनकी योग्यताओं के हिसाब से हमें क्या करना है, बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा यानी कि बच्चा किसमें ज़्यादा रुचि ले रहा है उसके माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जो कि बहुभाषिकता पर, समावेशी शिक्षा बहुभाषिकता पर जोर देती है, यानी कि सीखना जरूरी है बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषा बच्चों को आनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस नेगेटिव थे, चौथा ऑप्शन सही था। देखिए, कथन और कारण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ए से असर्शन और आर से रीजन होता है, इसलिए AR इसमें ऐसे दिया जाता है। पढ़ते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ये बात सही है कि पढ़ाते समय यहाँ होगा, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके होने चाहिए। वो एक पैटर्न को, एक पाठ्यक्रम को कई तरीके से बच्चों को समझा सके ताकि क्लास के सभी बच्चे अपने जो है क्लास का या सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है उसको समझ पाए। ठीक, ये सही है। शिक्षकों अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये कारण में कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो सीखने वाले, अधिगमकर्ता यानी कि जो सीख रहे हैं यानी कि बच्चे, उनके अनुसार अपने शिक्षा शास्त्र को बदलना चाहिए,
बच्चों के हिसाब से। तो ये बात भी सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। ए ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, हाँ, और आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। एक बच्चे लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करते हैं, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यानी कि बच्चा यहाँ लिख रहा है तो यहाँ अंतराल नहीं कर पा रहा है, बीच में जो जगह होती है वो नहीं दे पा रहा है, यह अक्षर बनाने में दिक्कत है बच्चे को। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, और 3 ऑप्शन ये था गणन वैकल्य। ठीक है, गणन वैकल्य और चौथा कोई ऑप्शन था जो कि नहीं है इसमें। फिलहाल अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो ये आलेख वैकल्य हो जाएगा, जिसको गणन वैकल्य को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आलेख वैकल्य को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए और बताइए। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई, मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, एक जैसा शिक्षा रटन आधारित। इसमें अगर रटने की बात न होती तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होता शायद। ठीक है, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और स्मरण पर बल देना, यानी कि याद करने पर बल देना, जो कि सही नहीं है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। कहा जा रहा है कि एक ही टॉपिक को कई विधि से बताना चाहिए ताकि बच्चा अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बच्चा समझ पाए कि वो किस में रुचि रखता है, ये सारी चीज़ें। दूसरा ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानकीकृत पद्धति, यानी कि पूरा नाप तोल की पद्धति रखी जाए कि 1 घंटे पढ़ाना है तो 1 घंटे ही पढ़ाना है, और 1 घंटे में 2 टॉपिक पढ़ाने तो 2 सब्जेक्ट, ऐसे मानकीकृत पद्धति नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 2 घंटे में एक ही टॉपिक समझ रहा है तो हमें एक ही टॉपिक समझाना है, ये बातें हो जाती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मक, क्रिएटिव हो बच्चा, वो बातें हो रही हैं। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीयकरण, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये तो पता है आपको कि इसी में एक प्रश्न होगा। अभिसारी चिंतन वो होता है कि जब आप किसी एक समस्या को एक ही तरीके से हल कर पा रहे हैं। अपसारी चिंतन वो होता है जिसे आप किसी एक समस्या को कई तरीकों से हल कर पा रहे हैं, यानी कि आपके पास एक चीज़ है लेकिन विचार कई तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब विचार क्या है, विचार कई तरीके से आ रहे हैं, मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ये आप सारे चिंतन हो जाएगा। लेकिन समस्या एक है, ठीक है, या और जो है सारी चीज़ें आके एक ही तरफ आ रही हैं, कहने का मतलब है उसको हल करने का तरीका एक ही है सिर्फ। ठीक है, तो अब सारे चिंतन हो जाएगा सृजनात्मक पर अनिवार्य लक्षण। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यानी कि एक्टिव होकर, हाँ ये सही है। खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, यानी कि जो भी चीज़ कर रहे हैं बच्चे उस पर प्रयोग करते हैं, ये बात भी सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, हाँ वो मदद लेते हैं अपने क्लासमेट के और अपने वयस्कों से, अपने परिवार के माता पिता, भाई, बड़े भाई बहन या अपने दोस्तों से वो क्या करते हैं, सलाह लेते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन है। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है, यानी कि वो क्या करती हैं, एक फ़ोन नंबर जो कि 10 अंक का होता है वो याद करना है बच्चों को, और वो कहती हैं कि आप क्या करिए, 3-3 नंबर या 4-4 नंबर याद करिए तो आपको आसानी होगी। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण, हाँ उसको तोड़ा तो जा रहा है ना, सही है, खंडीकरण। 22 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? यानी कि सिखाने की कौन सी तरीके पर ज़्यादा बल देना चाहिए स्कूलों में? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, यानी कि जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं उस वातावरण से बच्चे सीखें, ठीक है, अर्जन करें, हाँ एक्विजिशन की बात हो रही है, अर्जन की, सही है।
विषय वस्तु को रटना नहीं, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना, यानी कि बिना एक्टिव हुए, बिना मन के जो सामने वाला कर रहा है या टीचर कर रहे हैं उनको करना। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहार का अनुबंध, यानी कि आप अगर ये पोयम याद कर लेते हैं तो आपकी टॉफी दी जाएगी, ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सबसे पॉजिटिव है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक, यहाँ पे युग्म होगा, युग नहीं, सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। ठीक है, किसके अनुसार? सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार। ठीक है, लेवाइगोत्स्की के हिसाब से बातें सोची जाएंगी यहाँ पे। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके लिए उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। यानी कि वही बात आ गई कि बच्चा एक पोयम बताएगा तो हम उसे क्या देंगे? एक ट्रॉफी देंगे। तो ये जो है गलत है। बच्चा अगर अपने से रुचिकर नहीं है चीज़ों को सीखने में तो आप उसको पुनर्बलन के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सकते। परमति विविध प्रकार की पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। ठीक है, जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। ये सही है कि अपने बच्चों को जैसे 10 बच्चे हैं क्लास में तो उन सभी को एक एक पुस्तक पढ़ने के लिए देना, और जो बच्चा अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ लेता है उसको क्लास में उसके बारे में अपनी भाषा में, जैसे आप ही थे हाई स्कूल इंटर में अधिकतर ये होता था, या 7th-8 में कि हम अंग्रेजी पढ़ते थे या कोई हिंदी का भी चैप्टर पढ़ते थे, तो हमारे टीचर्स क्या कहते थे कि इस कहानी को अपनी भाषा में बताओ, यानी कि उस कहानी को फिर से बताओ। तो वो चीज़ें, तो ये सही बात है ताकि सभी बच्चों को कहानी के माध्यम से चीज़ें याद होती रहेंगी। दूसरा हो जाएगा अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। यानी कि जो बच्चे नए शब्द सीख रहे हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प करके संकेत के माध्यम से वो चीज़ों को बता रही है, ये जो कि सही है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। यानी कि परीक्षा में जो चीज़ें आ रही हैं उसी के बारे में बात होनी चाहिए, अगर परीक्षा में नहीं आती तो उसको नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है ना, और बार बार लिखना यानी कि उसको क्या करवाया जाए, रटने पर बल दिया जा रहा है। तो यहाँ सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार ये नहीं सही होगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो दूसरा तीसरा किस में है वो देखते हैं, तीसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को आप किस प्रकार से कहेंगे कि उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें। वो अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके डर क्यों करेंगे आप पैदा? समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि इसी तरीके से आपको करना है तो इसी तरीके से करना है, नहीं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो भी उससे मिलता जुलता है चीज़ उसको क्या करें बच्चे, ट्राई करें। ठीक है, कोशिश करें कि क्या पता इसके द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, निष्क्रिय रटना सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगी, यानी कि स्थिर अधिगम, पूरी तरह से जो सीखा है बच्चे तो वो पूरी तरह से स्थिर है, वो बच्चा अगर एक बार रिवीजन कर लेगा तो उस चीज़ को भूलेगा नहीं। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा क्या कर रहा है, एक समस्या को कई तरीकों से हल करने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सबसे पॉजिटिव है। इसके आगे रट्टा मार, गलत, शिक्षक द्वारा सैंपट पर लिखे गए उत्तरों को निकल करना, नहीं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करे, उनमें से डैश की भावना उत्पन्न होगी। यानी कि कहा जाए अगर हम ही हैं, आप ही हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, अगर किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे घर में शादी थी, या ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी बीमार हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसी की वजह से मैं अच्छे से बैठ नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें आंतरिक कारणों पर आरोपित कर रहा है। तो बच्चे में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व, उत्कंठा। 27 का जो सही आंसर है उसमें गर्व की ऑप्शन। पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को ठीक है, कार्य की सफलता को, विफलता को नहीं, असफलता, मैंने ये असफलता के हिसाब से समझा, यहाँ पे सफलता की बात हो रही है।
सॉरी, सफलता की बात हो रही है, यहाँ पे सफलता की बात हो रही है। तो बच्चा सफल हो रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मेहनत की, लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो गर्व की बात होगी। बिल्कुल, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो बच्चा चीज़ों को प्राथमिक स्तर पर है और बहुसंवेदनीय उपागम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। यह अध्यापक के निर्देश अवधि पर काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, यानी कि बच्चे आपका आज्ञा का पालन करेंगे अच्छे से। 28 का जो सही आंसर है उसमें सही हो जाएगा कि यह कहाँ गया, क्या ही दिक्कत हो गई है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुसंवेदी उपागम यानी कि किसी भी चीज़ को कई तरीकों से समझाने की जो बात होगी वो। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव है तो ऑप्शन भी निगेटिव सही होगा कि सही नहीं है। पूछा जा रहा है कि वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं कि अगर हम 1 घंटे पढ़ते हैं तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, 2 घंटे पढ़ते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। अगर बच्चा 9th में है तो उसके लिए 2 घंटा ठीक है रिविज़न करना, पढ़ना। तो ये भ्रांतियाँ हैं जो बच्चे क्या कर लेते हैं, और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत ही है। वो बात है कि बच्चा अगर कोई भ्रांति रखता है तो कहीं से तो वो सीखा होगा, देखा होगा उसने कि अपने भाई बहन से ये सीखा, सोचा होगा कि मेरे भैया हैं या दीदी हैं जो 2 घंटे पढ़ते थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है अगर बच्चा थोड़ा सा IQ लेवल बढ़िया हो बच्चे का, 2 घंटे पढ़ के वो चीज़ों को किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो वो ये भ्रांति एक तरफ से गलत भी नहीं है, तो हतोत्साहित नहीं करनी है। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। ये सही है कि स्वाभाविक है। ये जो जब छोटे हम होते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, तो ये स्वाभाविक है, हम अपने समाज से सीखते हैं उसको। ठीक है, तो सब नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि संकल्पित या वैकल्पिक संकल्पनाएं जो हैं, भ्रांतियाँ जो हैं, वो बिल्कुल उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। वो धीरे धीरे हमें उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, और बच्चा परिवेश से जैसे जैसे निकलेगा वो खुद उस चीज़ों पर पकड़ बना लेगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए विपरीत किया जा सकता है? यानी कि ठोस प्रलोभन, यानी कि अगर बच्चा एक पोएम सुना रहा है तो मैं उसको एक टॉफ़ी दूंगी, यानी कि बेटा अगर तुम एक पोएम सुनाओगे तो हम आपको एक टॉफ़ी देंगे। तो ये चीज़, ये ठोस प्रलोभन और पुरस्कार है। तो ये कौन सा जो है परिप्रेक्ष्य है या इसमें जो नियम है वो किसमें ये चीज़ें कही जाती है? मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो देखिए 30वें का जो सही आंसर है इसमें व्यवहारात्मक। जैसे व्यवहारवादी जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम पुनर्बलन देकर बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, मतलब कुछ हद तक चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिया है, उसी हिसाब से व्यवहारात्मक या संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक की बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं। ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव की बात आप जीन पियाजे जी कहते हैं। तो आप जानते हैं, तो ये थी टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। प्रक्रिया, समकालीन विचारधाराओं के साथ अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी रही है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है कि सभी बच्चों के लिए एक समान है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो सभी बच्चों के लिए एक समान है, और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते जाते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य। ठीक है, हर एक सीटेट में एक ही फ़ायदा हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और इसके हिसाब से
कौन सा ऑप्शन बढ़िया होगा या सही होगा। ठीक है, बहुआयामी, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और मिला पहले ऑप्शन में कि सभी बच्चों के लिए एक समान होता है बाल विकास की प्रक्रिया। ठीक है, विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की, बहुआयामी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो विकास है वो बहुआयामी है, कई तरीकों से होता है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। सभी बच्चों का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, पर्यावरण अलग अलग होता है, रहन सहन अलग होती है, प्रकृति संस्कृति अलग होती है। तो ये बात सही है कि बहुआयामी है। ये सबसे पॉजिटिव अब तक का ऑप्शन रहा। आगे देखते हैं, बाल विकास का यानी कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिशात्मक होता है, तो बिल्कुल नहीं। अनुमान, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कितने महीने में बच्चे के दांत आ जाएंगे, कितने महीने में बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानने लगेगा, रंगों की पहचान करने लगेगा, तो ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। देखिए, सिर्फ माता पिता, तो जहाँ पे सिर्फ केवल ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं वो जो है निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, तो ये गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ें हो रही होंगी, शोरगुल होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन कि विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर जाता है। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शरीर के मध्य से लेकर सिर की तरफ जो है वो गामक कौशलों का विकास होता है। गामक कौशल आप समझ रहे हैं, चलना फिरना, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन है घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी, शीर्षगामी। तो इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का, वो हो जाएगा तीसरा, अधोगामी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? यानी कि जब कल्पना करनी हो, जैसे टॉम एंड जेरी बच्चे देख रहे हैं तो इसमें कल्पना करना हो कि जो जीतेगा वो मैं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो सक्रिय रूप से भागीदारी कब लेते हैं? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। तो तीसरे के अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि शैशवावस्था आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, 18 से अब की एज आपकी जो है शैशवावस्था में 18 तक की। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, आप 7 वर्ष के लगभग में होते हैं, तो आप कल्पना करने से एक परे हो जाते हैं। आपको पता हो जाता है कि क्या सही है, क्या कल्पना करके मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, आप टॉम जेरी बता सकते हैं कि हाँ ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और अच्छा, शैशवावस्था, यहाँ पे किशोरावस्था, सॉरी, शैशवावस्था तो आपका जन्म से 2 वर्ष हो जाएगा। जी बिल्कुल, सॉरी इसके लिए बहुत मैंने ये सोचा शैशवावस्था को किशोरावस्था में। तो शैशवावस्था आपका जन्म, छोटा सा बच्चा है, वहाँ पे कल्पना करना संभव नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है कि हाँ, बच्चा कल्पना करता है, लेकिन उसमें सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाती है बच्चे की। ठीक है, या सक्रिय भागीदारी हो पाती है। आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा कल्पना तो करता है, उसके परे भी हो जाता है। बच्चे को पता है कि क्या सही है और क्या कल्पना से हमें मिल सकता है, क्या नहीं। किशोरावस्था में बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, जो कि पूरी तरह से वो अलग ही वो अवस्था हो जाती है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाता है, कि बच्चा क्या है, कल्पना करता है, उसमें सक्रिय भागीदारी करता है। कि बच्चा टॉम एंड जेरी देख रहा है, वो ये जानता है कि हाँ जो जीतेगा वो मैं हूँ, यानी कि अगर टॉम जीता है तो मैं, जेरी जीतेगा तो मैं हूँ। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में सक्रिय भूमिका बच्चे निभाने लगते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है? ठीक है, सामाजिकरण की द्वितीय संस्था, प्राथमिक संस्था परिवार है, जानते हैं, ठीक है, लेकिन द्वितीय संस्था पूछा है तो परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। देखिए, आयोग ने ये ऑप्शन दे दिए थे, अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो ये जो है इसमें समान नंबर नहीं मिलता, लेकिन ये ऑप्शन दे देने की वजह से यहाँ पे समान नंबर सभी बच्चों को मिल गए, क्योंकि ये द्वितीय संस्था सिर्फ विद्यालय ही होगा, यानी कि चौथे का जो है चौथा ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन देने की वजह से जो है कि वो
क्वेश्चन यानी कि ऑप्शंस गलत हो गए हैं। अगर चौथे में सिर्फ चौथा ही रहा होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन नहीं, आयोग ने इस तरह से ऑप्शंस बनाए थे जो कि समान नंबर इसमें मिला है, वैसे चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा अगर इनको इग्नोर किया जाए, इन ऑप्शंस को इग्नोर किया जाए तो। आगे देखते हैं, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, ठीक है, 3 पेंसिल। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है, ठीक है, पेंसिल दिखाई जाती है और उसमें बच्चा अवलोकन ये करता है कि जो पेंसिल क है वो ख से बड़ी है और ख पेंसिल जो है वो ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, क क्या है, ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। देखिए बच्चा क्रम लगाना लग रहा है कि हाँ ये इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, तो ये क्रम है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, इससे छोटा तीसरा हो जाएगा, ये अगर इससे बड़ा हो जाता है तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्रम लगाने लग रहा है, ठीक है, ये बात हो गई। संरक्षण, अब आपको पता है कि क्रमबद्धता कब आती है। क्रम लगाने का मतलब है कि अवरोही आरोही क्रम को अगर इधर उधर कर दिया जाए तो वो बच्चा उसको सीरियल वाइज लगा ले, ठीक है, ये बात। संरक्षण, बच्चा जो पहले से जो गलतियां कर रहा है उसमें कुछ नया सीख के रख ले रहा है अपने पास कि नहीं ये गलती पहले से, ये जो चीज़ मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। सकर्मक अनुमान, तो ये एक प्रकार का क्या है, पेंसिल को उसने देखा तो वो अनुमान लगा रहा है कि इसमें से बड़ा कौन हो सकता है, उससे छोटा कौन हो सकता है, तो 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो सकर्मक अनुमान हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। कौन से चरण की बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक चरण की बात हो रही है, ठीक है। इसके आधार पर देखेंगे, देखिए मूर्त 3 अवस्थाएं इन्होंने चरण बताए हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है, ये हम नहीं, ये जीन पियाजे जी कह रहे हैं, ठीक है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी अवस्थाएं क्या है उससे ऊपर की हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्य। अच्छा ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा रहेगा तो क्या कर पाएगा, परिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, ठीक है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन वो जो चीज़ें दिखाई न दे फिर भी उसके बारे में उसे विश्वास हो, जैसे बल किसे कहते हैं अगर कह दिया जाए तो बल को आप तभी समझ पाएंगे जब आप अमूर्त चिंतन करने की योग्य हो जाते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञापित चिंतन, ठीक है, जो पहले से ज्ञात है और उसमें कुछ और अलग जो है निष्कर्ष निकालने के लिए, एक अच्छा निष्कर्ष निकालने के लिए जो पहले से ज्ञात है उस पर और एफर्ट डाल के उस पर चिंतन करना, उसका सही निष्कर्ष निकालना, ठीक है। 6वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्तन, क्या है, प्रतिवर्तन हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतिवर्तन कर पाता है, यानी कि अगर उसको क बनाकर दे दिया जाए तो इससे व अगर हम बना देते हैं तो बच्चा ये जान जाएगा कि व से क बनाना बन सकता है और क से व बन जाएगा, तो ये चीज़ें हैं, सही आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। पारंपरिक चरण इन्होंने बताया है, ठीक है, कोहलबर्ग ने बताया है। अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण। तो सही आंसर की बात कर ली जाए, देखिए पारंपरिक चरण उन्होंने दिया है, उत्तर पारंपरिक चरण दिया है, पूर्व पारंपरिक चरण दिया, लेकिन अपारंपरिक चरण नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा है इसलिए गलत ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि ये भी निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन इसमें से जो है वो सही होगा। कहा जा रहा है यहाँ तक तो पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट में ये जो कह दिया कि उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि क्या चीज़ नहीं करना है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार की जा रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं कि सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, यानी कि जो समाज, जिस समाज में बच्चा रह रहा है उसके हिसाब से
सामाजिक संदर्भों में जो चल रहा है वो करना है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना है। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि जिस समाज में बच्चा रह रहा है उस समाज से संबंधित जो है हमें शिक्षण अधिगम की परिकल्पना करनी है, यानी कि चीज़ों को उस तरह से डेवलप करना है, चाहे वो पाठ्यक्रम हो चाहे वो चर्चाएं हुई। ठीक है, विद्यार्थी के अधिगम के प्रयास का गहन अवलोकन करना है कि बच्चा कितना सीख चुका है और कितना सिखाना बाकी है। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। मानकीकृत यानी कि अगर कह दिया गया है किसी बुक में कि एक हफ्ते में एक चैप्टर का जो है टेस्ट लेना है तो एक ही चैप्टर का टेस्ट लेना है, नहीं, ये मानकीकृत हो जाएगा। बच्चे ने अगर एक चैप्टर में 2 टॉपिक ही सीखा तो हमें एक हफ्ते में 2 टॉपिक का ही टेस्ट लेना है, ये होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज़ से बचना है अध्यापिका को। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। ऑप्शन देखते हैं। सहकर्मी सहयोगिता, संस्कृति उपकरणों का हस्तक्षेप, रट कर याद करने पे बल नहीं, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, यानी कि पढ़ाया जा रहा है क्लास 2 को और फर्स्ट या थर्ड का जो है पाठ्यक्रम रखेंगे तो क्या अच्छा होगा, तो ये गैर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं चाहिए। 2 ऑप्शंस बचे। 9वें की सही आंसर की बात कर ली जाए तो हस्तक्षेप करने की बात नहीं रही। क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा जो है अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से या अपने वयस्कों के साथ सहायता ले सकता है ताकि बच्चा और बेहतर सीख पाए। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी प्रगतिवादी ठीक है कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। कक्षा कौन सी है, प्रगतिवादी है, सब पॉजिटिव होगा, सब बेहतरीन होगा, उसके हिसाब से पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, ऐसा सही नहीं है। कठोर नियंत्रण हो, लेकिन इतना कठोर नहीं कि बच्चे अपनी बात को आपके सामने न कह पाएं। ठीक है, ये बात रही। तो ये तो होगा नहीं। अधिगम केवल कक्षा में होता है, नहीं, अधिगम सिर्फ कक्षा में नहीं होता, कक्षा के बाहर यानी कि विद्यालय के बाहर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि किताबों से ज़्यादा लोग ज़िंदगी से सीखते हैं, तो ये बात सही है। ये केवल जो जहाँ आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि एक अध्यापिका को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे क्लास में बच्चे हैं वो अपने पर्यावरण से अनेक प्रकार की चीज़ों को, अनुभव को लेकर आए होंगे और उन्हीं अनुभव के साथ उन्हें सिखाना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एक एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, ऑप्शन जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहर बर्ग। ठीक है, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि एकल इकाई है, ये नकारा है किस विचारक ने, कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलौनों के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। कहा जा रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया ये है कि वो गुड़िया से इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो जानता है पहले से कि गुड़िया से जो है लड़कियां खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते। तो ये क्या है, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर बायस है। ठीक है, जिससे बच्चा जो है काम बांट रहा है कि ये इनके लिए चीज़ें हैं और ये हमारे लिए। ठीक है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। ठीक है, यानी कि निबंध बच्चे लिखते हैं तो उसमें सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, मतलब 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को पूरी तरह से ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा, योगात्मक, मानक संदर्भित, रचनात्मक या मानकीकृत। तो देखिए 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ये रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 बच्चे अगर हैं तो 20 बच्चों के जो निबंध लेखन की प्रक्रिया होगी वो देखे जाएंगे और कुछ
सारे बच्चे तो समान लिखेंगे नहीं, जो उनमें त्रुटियाँ होंगी, जो उनमें नई चीज़ें होंगी, वो सुधार करने का और उन्हें बताने का मौका मिलेगा टीचर को, तो ये रचनात्मक हो जाएगा। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे मातृभाषा को वरीयता न दी जाए, वो ऑप्शन गलत होगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि 20 बच्चे हैं और उसमें से अगर 15 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं तो हमें हिंदी ही पढ़ाना चाहिए, 5 बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा जिस भाषा को बोलता हो उसी भाषा में उसको पढ़ाना है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, बिल्कुल सही। और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, यानी कि 20 बच्चे हैं, अगर 20 भाषा बोलते हैं तो 20 भाषा में ही उनको पढ़ानी है, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, कोई भी भाषा हो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है और ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा रहना चाहिए? ठीक है, केवल पूर्व निर्धारित नहीं, समस्या समाधान पर केंद्रित, ठीक है, ये सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। देखिए, हिंदी के हिसाब से जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस बनाया गया था वो नहीं सही था आयोग के हिसाब से, और इस पर भी समान अंक मिले हैं सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, तो इस पर जो है चर्चा करना व्यर्थ है। या हम जान सकते हैं कि ये अगर इंग्लिश में इसका सही रहा होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दिया जाता है, तो अगर इंग्लिश में ये सेंटेंस सही रहे होंगे तो इंग्लिश में शायद इसका ए हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग नहीं की है इंग्लिश से। तो आप प्रीवियस ईयर अगर खुद से प्रैक्टिस सेट में हल करते हैं तो उसे देखिएगा और समझिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि 16वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है? जैसे कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और उसमें से 5-6 बच्चे आपके बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि वो जल्दी सीख लेते हैं, और आप कोई पाठ पढ़ाती हैं, कोई अध्याय पढ़ाते हैं और आप उन्हीं 5-6 बच्चों से पूछ लेते हैं, तो अदर बच्चे क्यों हैं भाई स्कूल में? ठीक है, ये सही नहीं है। देखते हैं ऑप्शन, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, ये न्याय नहीं है, ये उचित नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। श्रेष्ठ बच्चों को पहचानना नहीं है, सभी बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। हाँ, ये बात सही कह रहा है कि जब अगर शिक्षिका ये करती हैं कि 5-6 बच्चों से पूछ कर ही बिठा दे रही हैं, तो और सभी बच्चे समान अवसर से क्या हैं, वंचित हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि बच्चा जो है कि कैलकुलेशन नहीं अच्छे से कर पाता है, उसके लिए तो क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय नहीं, मतलब आधे घंटे में या 20 मिनट में हमने कहा है तो आप 20 मिनट में ही हल करके क्वेश्चन को दिखाइए, ये गलत बात है। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रायोजकता उपलब्ध करवाना चाहिए, ये सही लग रहा है ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, यानी कि जो बच्चा निष्कर्ष तक पहुंच ही न पाए तो उसका क्या मतलब होगा? विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत, ये सिर्फ और मानकीकृत दो निगेटिव टैग वर्ड्स आ गए जो कि गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही और पॉजिटिव हो जाएगा। एक दृष्टि बाधित यानी कि बच्चा देखने में सक्षम नहीं है अच्छे तरीके से वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। स्पर्शिक ग्लोब यानी कि छूकर जो ग्लोब को बच्चा जान सके, वो तो सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं होगा आपका। छोटे अक्षर वाली पुस्तक, दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ये सही है। ब्रेन लिपि वाली पुस्तक यानी कि लाभदायक जो नहीं है वो छोटे अक्षर वाली पुस्तक, या तो बच्चा तो खुद देखने में सक्षम नहीं है और उस पर भी पुस्तक हो और उसमें इतने छोटे छोटे लिखे हों अक्षर कि बच्चों को दिखाई नहीं दे तो क्या फ़ायदा। कथन, ये देखिए कथन असर्शन और रीजन से क्वेश्चन आए हैं। कथन ये है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए, यानी कि हाँ, लिखित सामग्री जो दी जा रही है उस पर श्रवण सामग्री या श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए, ये सही बात है।
तर्क में कहा जा रहा है, रीजन में कहा जा रहा है कि प्रस्तुतिकरण के लिए विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरत को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही बात है। इससे ये हो जाएगा कि अगर आप श्रवण सामग्री और लिखित सामग्री दोनों रखते हैं तो बच्चों में अगर पठन विकार है या किसी बच्चे में जो है लिखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उससे बच्चा क्या कर पाएगा? जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा वो श्रवण से काम चला लेगा, और जिसे सुनने में प्रॉब्लम होगा वो लिखित सामग्री से काम चला लेगा। ठीक है, तो ये ए भी सही है और आर भी सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। देखिए, एक जो बच्चा क्रिएटिव बच्चा होगा, जिसकी सोच क्रिएटिव होगी, वो बच्चा क्या करेगा? अपसारी चिंतन करेगा। बिल्कुल, अभिसारी चिंतन ये होता है कि आप किसी समस्या को सिर्फ एक ही तरीके से हल कर पाएँ, तो अभिसारी चिंतन सही नहीं, अभिसारी नहीं। अपसारी हो यानी कि एक समस्या है तो उसको कई तरीके से हम क्या कर पाएँ? हल कर पाएँ। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चे में। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं या जो चीज़ें संभव हो सकती हैं उसका कल्पना कर पाना। हाँ बिल्कुल। और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, जो नई चीज़ें, नई जानकारी है उसको अपने काम में जोड़ पाना। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। आगे देखते हैं, असर्शन क्या है? फिर से कथन और रीजन वाला है कि असर्शन और रीजन वाला है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, विधियों, यहाँ वीडियो नहीं विधियों होगा। ठीक है, विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जब मूल्यांकन आप करें तो अलग अलग प्रकार से करें, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं लिखे होंगे। ठीक है ना। कारण कहा जा रहा है कि एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। बिल्कुल, बच्चा अगर सफल है या असफल है, ये केवल, यहाँ पे देखिए केवल तो दिया गया है लेकिन ये निगेटिव नहीं है, यहाँ पे नहीं भी तो दिया गया है। तो हमें अधिकतर टैग वर्ड से तो काम चलाने हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत डीपली पढ़ना है कि पहले कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चे की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के रूप में निर्धारित नहीं करनी चाहिए। यानी कि अब बच्चे ने जो लिख दिया आप उसी के आधार पर उसको फेल या पास कर दें या उसका ग्रेड चेंज कर दें। तो इस तरह से नहीं, बच्चों को मौखिक रूप से भी पूछना चाहिए ताकि मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो पहला यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश की हूँ। किसी संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है तो उसको कई उदाहरण देके समझाया जा रहा है तो अच्छी बात है। और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। ठीक है, जो भी बच्चे के पास जानकारी है या उदाहरण मिले हैं उनको क्या करना है, उसके हिसाब से बच्चे को नई जानकारी, नए नियम निर्धारित करना है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक, आज्ञानात्मक, अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक तो वो हो जाएगा जब बच्चा देखकर आपका काम करे, कोई देख रहा है काम फिर उसको कर रहा है। प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंपटीशन की बात तो नहीं, कंपटीशन यहाँ पे सही नहीं होगा। इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा 22 का, वैसे ये 22 वाला है। ठीक है ना, 21 का भी हम लोगों ने पढ़ा, ये 22, ये 23 है। ठीक है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड। जब हम इंग्लिश पैडागोजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापिका को या अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे की हेल्प करने के लिए स्वयं ही कठोर और अटल नियम का निर्धारण नहीं। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक से बार बार शिकायत करनी चाहिए? नहीं, आप बार बार न शिकायत करें, बल्कि ये सोचें कि किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों का अपमान नहीं। मापदंड और नियमों पर स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, यानी कि जो भी नियम बनाए जा रहे हैं ऐसे नियम बनाए जाए कि बच्चों को देखकर बनाया जाए ताकि बच्चा उन नियमों का पालन करे, और बच्चे के हिसाब से अगर नियम होगा तो बच्चा आराम से पालन करेगा। बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। बच्चा खेल कूद में अधिगम कर लेता है, सही है। ठीक है, घर में भी बच्चा अधिगम से, घर में सबसे
परिवार में सबसे पहले बच्चा भाषा वहीं से सीखता है, तो सीखने का सबसे बड़ा जो है जरिया शुरू होता है वो घर से, और कक्षा में तो बच्चे सीखते हैं, यानी तीनों सही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं सही करना है, नेगेटिव सही करना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, ताकि बच्चा खुद से सोच सके। ठीक है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ताकि बच्चा आराम से निष्कर्ष तक पहुंच सके। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। ठीक है, बल देना यानी कि समस्या कोई दूसरी हो, समस्या मैथ में हो और आप केमिस्ट्री का हल देंगे तो बच्चा क्या कर पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन निगेटिव है जो कि सही हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन। आगे है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी क्रिएटिविटी होगी इस क्लास में। तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं? नहीं, निष्क्रिय नहीं होते हैं। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद नहीं, जैसा लिखा है उसी तरह याद नहीं करना है। ठीक। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चे का अनुभव है उसी पर नई चीज़ों को सिखाया जाए। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये बात सही है कि जो त्रुटि और प्रयास का नियम दिए हैं थॉर्नडाइक साहब, वो सही दिए हैं कि जब आप त्रुटियां करेंगे नहीं तो आप नई चीज़ सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो अधिगम में अवरोध है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, यही निगेटिव है और निगेटिव पूछा गया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मिल रहा है, बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा शोध कर रहा है उस अधिगम को अस्थायी करने के लिए, ताकि वो भूले ना, उस वो जो है उसको पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए जो है बाहर से जो है स्रोत ले रहा है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा कैसे हुई? क्योंकि आप जानते हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगी, वो दृढ़ निश्चय अपने अंदर कर रहा है बच्चा, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगी। नगद इनाम पाने हेतु रयान, देखिए नगद इनाम यानी पैसे या चॉकलेट कुछ भी मिल रहा है, रयान को एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो ये तो सही है कि यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा के लिए। ठीक है, बाह्य, दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। वरना सितारा अपने स्वयं संतोषण के लिए, खुद को संतोष करने के लिए काम कर रही है, अपने व्यक्तिगत अभिरुचि के लिए, मतलब उसकी रुचि है कि वो क्रियाकलाप करके अभ्यास करे, तो ये सही है। लेकिन नगद इनाम जो मिलेगा वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा, बाहर से उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि उसको इनाम मिल रहा है, तब वो काम कर रहा है बच्चा। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुवांशिकता और निष्पादन, अनुवांशिकता और वातावरण। तो 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये संज्ञान और संवेग, संवेग बहुत ज़्यादा है। संवेग आप जानते हैं कि मैकडूगल साहब ने अच्छे से संवेगों को समझाया हुआ है, और इन पे जब चर्चाएं होंगी तो बेहतरीन तरीके से चर्चाएं होंगी। फिलहाल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे गुस्सा आना, डर, तो उस टाइम में कोविड-19 में अधिकतर लोगों को डर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस संवेग से भी नकारात्मक जो है स्थितियाँ हुई थी। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक केंद्रित। नहीं, अधिगम शिक्षक को नहीं, अधिगमकर्ता को करना है। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखना किसको है? विद्यार्थियों को, शिक्षक नहीं। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, यानी कि पढ़ना है आपको और जो है टाइम टेबल आपके फ्रेंड बनाए, तो ये सही नहीं है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पढ़ना है आपको, वो तो सही है, लेकिन पुस्तक के हिसाब से ही हो। अब जैसे मान लीजिए आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपको एसएससी की बुक्स दे दी जाए, ठीक है, नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। स्वयं निर्देशित हो, बिल्कुल आप जिस प्रकार से चाहें उसको पाठ्य को इधर उधर करके या पाठ्यक्रम को अदला बदली करके आप जैसा ठीक समझते हैं उसको स्वयं से निर्देशित करके पढ़ें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको
समझ में आए होंगे। और आपका स्कोर कितना रहा इन टॉप 30 प्रश्नों में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।